नाज़रीन नादाब, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया दिनों से जो सियासी तब्दीलियां आ रही हैं वो वाकई तौर पे कई एक नए बदलाव लेकर के आएंगी और इस तरह से यहां आने वाले डीडीसी चुनाव के बाद कुछ ऐसा भी अमल देखने को मिलेगा, यानी कि इन इंतखाबात के दौरान कुछ ऐसे भी लोग आमने सामने आएंगे जो एक बड़े सियासी जंग के तौर पर नजर आने वाले मनाजिर होंगे जिन पर हमारी मुकम्मल नजर रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में यह बात भी होगी कि सरमा के लिए दरबार मुंह जो है जम्मू के अंदर खुल गया और इसके साथ ही कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल रहेंगी, जिसमें यह भी है कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू से निकलते निकलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और फारूक अब्दुल्ला ने यह बताया कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो यहां का इत्तेहाद है वो चुनाव लड़ेगा। अब नजर दौड़ाते हैं आज की सभी खबरों के ऊपर। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले चुनाव के हवाले से कई एक चिमगारियां हो रही हैं, कई एक ऐसे मामलात हैं जिनको लेकर के इस वक्त सियासत अपने पूरे जोबन पर है और यह कह सकते हैं कि सियासत के चूल्हे पे उबलती हुई हांडी में कई बार उबार भी आएंगे और कई बार ये हांडियां ठंडी भी पड़ेंगी। लेकिन यहां गुपकार के अंदर जो जमावड़ा हुआ, जिसको आप लोग पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, इस नरगे में कई लोग आएंगे, कई एक जमातें जुड़ेंगी और कई जगह पर ख्यालात की जंग भी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से जब हमने बात की थी गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, तो आपने यह भी देखा कि जम्मू में उनकी मसरूफियात काफी ज्यादा रही। जिस अंदाज में वहां पर बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से बार बार यह बताया गया कि कतई तौर पर गुपकार से आए हुए लोगों को, इन 6 जमातों को वहां पर पैर नहीं टिकाने देंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने भी धुआंधार तरीके पे अपनी जो वर्कर्स की मीटिंग थी वो अंजाम दी और वहां पर जो तकरीर की वो काफी ज्यादा काबिल बहस बनी। भीम सिंह फारूक अब्दुल्ला से मिले तो पार्टी से खारिज कर दिए गए, मुजफ्फर शाह से मुलाकात हुए तो कई सवाल उठे, महबूबा मुफ्ती पर कई एक सवालात पहले भी उभरे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और जम्मू को इकट्ठा करने के हवाले से और गुपकार के हवाले से उन्होंने साफ कह दिया कि यह जो आपसी एक बड़ा इत्तेहाद बना है यह आने वाले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि किसी भी तरीके से आरएसएस को, बीजेपी को, बजरंग दल को और ऐसे लोगों को जो बाबा भीमराव अंबेडकर के आईन को न मान करके अपनी पार्टियों के आईन को ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट से भी ऊपर ले जाने की कोशिशें करते हैं और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को साइड लाइन करके पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन को मुल्क पर चला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ये अजीम इत्तेहाद बना है और बीडीसी के चुनाव और जो है ये किसी भी तरीके से मुश्तरका तौर पे लड़े जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला को इस हवाले से मज्जाज ठहराया गया है कि वो उम्मीदवारों का अपने नाम से ऐलान करेंगे, यानी कि ये जो उम्मीदवार हैं सिलेक्ट किए जाएंगे सभी पार्टियों की तरफ से मुश्तरका तौर पे और यह एक राय होकर के कोशिश की जाएगी कि यहां बीजेपी और अपनी पार्टी के बारे में भी आपको बताए देते हैं, चूंकि वो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब है कि अपनी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। और जैसा कि अल्ताफ बुखारी ने कल भी जम्मू आते वक्त दिल्ली से रवानगी के वक्त कहा था कि उनका मुकाबला जो है वो बराह रास्त डेमोक्रेटिक वे में होगा और अच्छा है कि यह पार्टियों का जो इत्तेहाद है यह चुनाव में आ गया। लेकिन अब जो इस वक्त सवालात जम्मू के अंदर उभर रहे हैं, जो बाकी दीगर मामलात हैं, उनके हवाले से कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आई। उमर अब्दुल्ला के बारे में भी आपको बता दें कि कल वो अपने एक सीनियर लीडर के घर गए ताजियत पर और वापसी पर उन्होंने भी ये बात कही कि फिलहाल असेंबली इंतखाबात का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। 2 साल तक असेंबली इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए इंतखाबात का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा यह भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो चीदा चीदा अल्फाज जिनमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो झंडा था, जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, यह बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया हिंदुस्तान के आईन के तहत, लेकिन इसे रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में डाका जानी करके चुरा लिया गया। उन्होंने कहा कि
जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन पहले ही कम थी और डोगरों ने, कश्मीरी पंडितों ने और दीगर लोगों ने महाराजा से जाकर के बात की थी कि हमें बचाया जाए, हमारी जमीनात को, हमारे तशख्खुस को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी डेमोग्राफी को बचाया जाए। तो उस वक्त 370 और 35 से दिया गया। इस हवाले से कई एक सवालात उन पर हुए, क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने अजीम इत्तेहाद के हवाले से और जम्मू के अंदर मसरूफियात के हवाले से कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तरफ से सबको आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कई दिनों से जम्मू में हूँ, तो मैं तो जाने वाली हूँ आज यहाँ से श्रीनगर, पर मुझे लगा कि जो मैंने पिछले 4 दिन में 5 दिन में जो मैं यहाँ जम्मू के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अपने पार्टी वर्कर्स से मुलाकात हुई, उसके अलावा जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के ट्रेडर्स हैं, यहाँ की जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, यूथ से बात हुई, एससी से बात हुई, ओबीसी से बात हुई, विमेन से बात हुई, शेड्यूल्ड कास्ट से बात हुई, शेड्यूल्ड ट्राइब से बात हुई, तो मुझे लगा कि अगर मैं बिना कुछ कहे वापस चली जाऊंगी तो बहुत ज्यादती हो जाएगी जम्मू के लोगों के साथ। कि हम कश्मीर में तो हमारे हालात खराब हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे लगता है जम्मू के हालात कश्मीर से भी ज्यादा बदतर हैं। कि जो यहाँ पर कहा गया था कि 370 जो है ये कश्मीरियों को चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए, इससे उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व होता है, ये हमें ख़त्म करना है और इसके बाद यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ दिन में पता नहीं क्या ऊपर से टपकेगा। मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है। क्योंकि 370 हटाने के बाद जो मैं देखती हूँ कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए, और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको उठाना पड़ता है। कि आज बाजरी का ट्रक 21,000 रुपए में मिलता है आपको, रेत का ट्रक जो भी बाजरी मिलती है। तो हर चीज, जो नौकरियां हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। मैंने सुना कि राजौरी में कहीं 2, कहीं 4 नौकरियां थी, तो 4 या 6 नौकरी में से एक भी लोकल को नहीं मिली, सब की सब बाहर के लोग आके उनको मिल गए। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि परेशान है। हमारा कारोबार ठप है, पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से। इसी तरह इंडस्ट्रीज का हाल बहुत बुरा है। हमने सुना था कि बड़ी इंडस्ट्री सेट होगी, मगर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको पूरी बिजली दे पाते हैं? क्योंकि जो बिजली हमारे जो रिसोर्सेज, हमारी जो जमीन है, हर चीज को ये दाव पे नीलामी करना चाहते हैं। पानी तो ऑलरेडी ले चुके थे, बिजली तो हमारे यहाँ तो बिजली होती नहीं है। गर्मियों में जम्मू में तकलीफ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है। ये महाराजा हरि सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इल्हाक किया तो हमने शर्तों पे इल्हाक किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है, हमारी जमीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम जमीन है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की जमीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों के, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोजगार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने जम्मू को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साथ बहुत लोग मिले और सब ने ये शिकायत की कि हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, मगर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कल को ये ना देखना पड़े कि वो जो डोगरा होता था वो कौन होता था,
اس کی زمین کہاں تھی, اس کا گھر کہاں تھا. ابھی تک تو جموں کشمیر میں ہمارے کسی کسان نے خودکشی نہیں کی. ہمارا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے سر پہ چھت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ بار بار کہتے تھے 370 پورے ملک میں خودکشی ہوتی ہے. پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ سوتے ہیں, بس اڈوں پہ سوتے ہیں, مگر ہمارے جموں کشمیر میں سب کے سر پہ چھت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 370 جو مہاراجہ ہری سنگھ نے یہاں مل کے شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت کنڈیشن رکھی تھی, اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک کاؤچ, سرکشا کاؤچ ملتا تھا, یعنی ایک پروٹیکشن ملتی تھی, جس کو انہوں نے تتر بتر کر دیا. انہوں نے خالی 370 نہیں ہٹایا, انہوں نے بابا صاحب امبیڈکر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ڈیسریکیٹ کیا, اس کی دجیاں اڑائی تھی. کیونکہ محبوبہ مفتی جس جھنڈے کی بات کرتی ہے, چاہے وہ ملک کا جھنڈا ہو چاہے جموں کشمیر کا جھنڈا ہو, وہ کوئی آسمان سے نہیں آیا تھا, وہ کوئی چین سے نہیں آیا تھا, وہ ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دیا تھا. اور اس جھنڈے کو انہوں نے ہم سے چھین لیا, ہماری کانسٹیٹیوشن کو ہم سے چھین لیا, اور ہمارے حقوق ہم سے چھین لیے. ایک غریب آدمی جا کے وہ باجری نکالتا تھا, پتھر نکالتا تھا, مگر آج اس کے لیے بھی باہر والے لوگوں کو اس کے کانٹریکٹس ملتے ہیں. کشمیر میں ریت نکالنی ہوتی ہے تو باہر والا کانٹریکٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ جو بھی کچھ ہے اس کو یہ باہر جو ہے انہوں نے آکشن کر دیا ہے, سیل لگا دی ہے سارے جموں کشمیر کی. ہمارے پاس ہمارے سکھ بھائی آئے, انہوں نے ہم سے شکایت کی کہ اگر تمام زبانوں کو انہوں نے یہاں انکلوڈ کیا تو پنجابی کو کیوں چھوڑ دیا. یہ تو بہت باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کیوں اتنا, یہ اس قسم پنجابی زبان کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری پنڈت ہمارے یہ جہاں بھی ہمیں بولتے ہیں کشمیر میں بولتے ہیں 370 کی بات مت کرو, پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کریں گے. جموں میں کہتے ہیں 370 کی بات مت کرو. جی یہ تو بڑا اینٹی نیشنل گل ہے, مگر جب یہ خود یہ لوگ ہر الیکشن میں, بہار کے الیکشن میں, ارے بابا ان کو 2 وقت کی روٹی تو دو, ان کو وہاں پر گھر پہ چھت تو دو, کسان کو پانی تو دو, کسان کو فرٹیلائزر تو دو. آپ تو کسان سے اس کی زمین بھی چھیننا چاہتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کشمیر جاؤ, 370 ہم نے ہٹایا, مگر وہاں وہ بکا نہیں. وہاں انہوں نے بہت کوشش کی تھی 370 بیچنے کی. اب ایک گائے سے کتنا دودھ نکالیں گے آپ, ایک 370 کو کتنا دھوئیں گے آپ. تو وہاں تو کچھ نہیں ہو. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو اتنے سالوں سے انتظار کریں, جن کو مفتی صاحب نے اپنے وقت میں ان کے لیے وہاں ٹرانزٹ اکاموڈیشنز بنائی تھی, اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے وقت میں کچھ ہوا, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. یہ تو ساری دنیا کو بولتے ہیں جاؤ جموں کشمیر از آن سیل, گو اینڈ بائی لینڈ. واٹ اباؤٹ دیز کشمیری پنڈتس جو یہاں کیمپس میں اس وقت گرمی میں جو انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی, بی جے پی کو میجورٹی ملے گی اور بی جے پی ہمیں کشمیر میں بسائے گی. واٹ اباؤٹ دیم, دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے بسائیں, بلکہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اتنی ملیٹنسی بڑھ گئی ہے ان کے وقت میں. یہ کہتے تھے ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے, آج ایک ایک گاؤں سے 10-10, 15-15 لڑکے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے. آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے, بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے. لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے, تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں تو میں مر جاؤں, وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے, کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو. جموں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے جس طرح کشمیر کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے. پھٹنے کو آئے ہیں. میں سنتی رہی ہوں پچھلے 5 دنوں سے. یہاں کے مسلمانوں کی بات نہیں, میں یہاں کے ہندو کی بات کر رہی ہوں. جو کہتا ہے میرے پاس پرسوں ایک آ گیا, ایک ڈوگرا آ گیا, اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, ان کا کل کو کیا ہوگا اگر اسی طرح سے ہماری زمین, ہماری نوکریاں سیل پہ لگا دی جائیں گی تو ہم کہاں جائیں گے. تو اس لیے میں آپ کا یہاں جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں, میں ان سے بھی التجا کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیے امریکہ کو دیکھیے, ٹرمپ اتنا پاورفل, پر میڈیا نے کیا رول کیا. میڈیا نے اس کو تقریر نہیں, اس کی تقریر تک انہوں نے نشر نہیں کی. پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ چینلز, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, وہ بی جے پی کا ایجنڈا چلاتے ہیں, ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن نہیں چلاتے. وہ میں نے بار بار کہا ہمارا ملک, یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا.
कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ के लोग इकट्ठे हैं, अगर बीजेपी का एजेंडा है तो वही हाल होगा जो पिछले 6 साल से हो रहा है, तितर बितर हो रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान और आपस में गुजर और पहाड़ी लड़ाओ, शिया और सुन्नी लड़ाओ। अभी जो इन्होंने सीट्स का डीडीसी इलेक्शन में जो सीट्स में शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने रिजर्व की हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की हैं, खुद रिजर्व की हैं, और जानबूझ के दूसरों को कहते हैं आप जाके जी कोर्ट में जाओ, उधर पिल लगा लो ताकि आपस में झगड़ा हो जाए। जो अदर कैटेगरीज है और एससी का झगड़ा हो जाए, कश्मीरी और गुजर का झगड़ा हो जाए, एक दूसरे के गले पड़े, हम शिया और सुन्नी झगड़ा करें, जम्मू और कश्मीर के झगड़ा करें, डोगरा और कश्मीरी झगड़ा करें। इसके बगैर तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार तो आए नहीं हर साल, मगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा अब जम्मू के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, लेने के देने पड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को कहा था यहाँ रोजगार आएगा, 370 हटेगा, मगर जो नौकरी है वो भी जा रही है। तो क्या किया है, आज कोई नया तरीका है, कोई फॉर्म निकाला है। कुछ इलाकों में ये फॉर्म कहते हैं कि भाई ये फॉर्म भरो, अपनी शिनाख्त बताओ। कुछ इलाकों में जानबूझ के, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये हिंदुओं के दोस्त हैं और दूसरों के दुश्मन है, नहीं। जब हमारा हिंदू भाई, हमारा एससी का भाई वो कहता है कि मेरे बच्चे को नौकरी है, बाहर वाले को मैं नौकरी नहीं दूंगा, तो कहते हैं कि हम जा रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ने के लिए, हम जा रहे हैं भटंडी, हम जा रहे हैं सुंजवा, यानी अटेंशन डाइवर्ट करते। ये कब तक चलेगा? ये तो बिहार में तो नहीं चला। मैं तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तेजस्वी, इतना छोटा होने के बावजूद बीइंग इन अपोजिशन उसने नैरेटिव सेट किया, रोटी कपड़ा रोजी मकान, और इनकी ये जो 370 जी 35 ए जी ये जी हटाया, कश्मीर में जमीन खरीदो, ये नहीं चला। और मुझे उम्मीद है जब जुल्म बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। आज इनका वक्त है, कल हम सबका वक्त आएगा, और उसके बाद वही होगा जो ट्रंप के साथ हुआ है। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं, आप आए, आपने मेरी बात सुनी। या कैजुअल लेबर्स इतने दिनों से सड़कों पे बैठे हैं, उनका हमने रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स मैंने अपने हाथ से किए थे, 60,000 कैजुअल लेबर्स के, उनको भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ हमारे बॉर्डर्स पे फायरिंग चालू है। मैंने पहले भी कहा, बार बार कहती हूँ, जो मुफ्ती साहब का विजन है कि बॉर्डर्स पे गोलीबारी नहीं, बॉर्डर्स पे रास्ते खोलो, सुचीतगढ़ सियालकोट खोलो, जम्मू श्रीनगर अस्करदू खोलो, ये नौशेरा जंगड़ मीरपुर कोटली, ये रास्ते खोलो। यही मुफ्ती साहब का, यही, इसके बगैर कोई हल नहीं होगा इस बात का। आज नहीं तो कल, कब तक ये डंडे से लोगों को दबा के रखेंगे? कब तक ये, मुझे पता है कि यहाँ के हमारे लोग, हमारे डोगरा भाई, वो कहते हैं अगर हम बात करेंगे ये थाली और ताली बजा के हमारे घरों के बाहर जुलूस निकालेंगे कि भाई ये जी देशद्रोही है। तो आज मुझे खुशी है, जम्मू के लोगों को भी पता चल रहा है कि जो 370 था या 35A था, ये हमारी हिफाजत के लिए था, हमारी प्रोटेक्शन के लिए था, ये हमारी सुरक्षा के लिए था, ये कोई मुसलमान के लिए नहीं था, कोई कश्मीरी के लिए नहीं था। और मुझे खुशी है कि अब हम ये लड़ाई मिलके लड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा, न सिर्फ 370 और 35A, बल्कि जो मुफ्ती साहब का विजन है, जो हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर, जो वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, इन दोनों को मिलाना है, हमारे रास्ते खोलने हैं, इस जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका समाधान हमेशा के लिए ढूंढना है, ताकि बॉर्डर्स पे फायरिंग हमेशा के लिए बंद हो जाए। चाइना आज हमारे वहां से चढ़ाई कर रहा है, वो बंद हो जाए, और जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और दूसरे मुल्कों के बीच में अमन का पुल बने, दोस्ती का पुल बने। ये रोज हमारे बॉर्डर्स पे लोग खजल होते हैं, अपनी जमींदारी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं। पर मैंने सुना अभी तक इस साल का फर्टिलाइजर भी नहीं मिला है किसानों को। अब उनकी वो जो एक कानून पास किया है किसानों का, किसान उसके खिलाफ है। जब हमारे पास अपना 370 होता था तो हम अपना कानून बनाते थे, दिल्ली का हर कानून हम पे लागू नहीं होता था, मगर आज हम उनको वो हिफाजत नहीं दे सकते। आज आएंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आएंगे, जिस तरह बाकी जगह इन्होंने रेलवेज का भी, एयर इंडिया का भी, हर चीज को ये बेच रहे हैं। मुल्क को जब तक ये चले जाएंगे, मुल्क की एक एक चीज उन्होंने बेची होगी। करप्शन की बात करते हैं, यहाँ की लीडर करप्ट हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने पुरानी करप्शन का रिकॉर्ड जो है, तमाम रिकॉर्ड बीट कर दिए।
जहां बीजेपी के पास पांव धरने की जगह नहीं है, आज उनके दफ्तर देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये कहां से आ गए? इनके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ गया पार्टी के नाम पे? अरे हम तो वो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में इस मुल्क के झंडे को खड़ा रखा। हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद किए गए, और ये हमें बताते हैं चड्डी पहन के झंडा अभी तक इन्होंने वहां चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर जहां इनका वो मुखिया बैठते हैं, जहां वहां अभी तक ये झंडा नहीं चढ़ाते हैं, तिरंगा नहीं चढ़ाते हैं। हमें झंडे की सबक सिखाते हैं। मेरे बाप ने तब हिंदुस्तान का झंडा उठाया जब उनको गंदी नाली के कीड़े कहा जाता था, जब उनके खिलाफ सोशल बाइकाट होता था। मगर मैं कहती हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। खुद इन्होंने हमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, मुल्क से हमारी रियासत का रिश्ता तोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके। मैंने कसम खाई, इन्होंने कसम खाई है, बीजेपी वालों ने कसम खाई है जम्मू कश्मीर के आईन की, कि हम कसम खाते हैं। और एट द सेम टाइम पहले जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाई है हमने, उसके बाद हमने कहा वी विल अपहोल्ड, वी अफर्म आवर फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, उसके साथ साथ इस मुल्क की सालमियत की बात हुई, उसकी सॉवरेनिटी की बात हुई। तो ये कैसे कि एक उंगली ये काट देंगे तो दूसरी उंगली को रखेंगे? ऐसा नहीं चलता है। इनको जो माल इन्होंने रात के अंधेरे में फैसला करके दिन में चुराया है, वो इनको सूद के समेत वापस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है, तो नेचुरली जब चेयरपर्सन कोई बात करते हैं, फारूक साहब कोई बात करते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। मैडम जी, आने वाले वक्त में विधायक के चुनाव है वो इकट्ठे लड़े जाएंगे जिस तरह डीडीसी के चुनाव लड़, सॉरी सरकार मैडम डीडीसी के चुनाव जिस तरह आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, क्या आने वाले असेंबली इलेक्शंस भी ऐसे ही लड़े जाएंगे? देखिए, इलेक्शन मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की समस्या के सामने इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कल को क्या होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं। आज हम डीडीसी के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिलके लड़ रहे हैं, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी ताकतें, और जो ताकतें इनका साथ दें इनके डिवाइसिव एजेंडे में, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने हाथ मिलाया। बहुत हो रही है। मैं वही तो कह रही हूँ कि वाजपेयी जी के किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहां भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ, हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स, उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? उनके साथ एक मापदंड, यहां से दूसरा मापदंड। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी जी की पॉलिसी है, इनको याद करना चाहिए। वो इनके गुरु थे, इनके लीडर थे, उस पे अमल करना चाहिए। चाहे वो बाल्मीकि हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, हमारी जमीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं, तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए। 370 हमें वापस चाहिए। अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा? हम इस मुल्क के आईन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले, ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे? जुलूस निकालो, वो पुतले जलाओ। अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती? उस पे क्यों नहीं बहस होती इन चीजों पे? मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो
पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन मनाना चाहते हैं। सरदार पटेल का पुतला बनाया, हजारों करोड़ रुपए में किया था। अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दे हैव डिसक्रेडिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पार्लियामेंट। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसको। मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है जब मैं पहली बार असेंबली में आई हूँ, और उसके बाद मैंने कहा है I affirm my faith to the Constitution of Jammu and Kashmir and uphold the sovereignty of India and integrity। यानी ये दोनों चीजें मिली हुई हैं, जम्मू कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, ये दो झंडे हैं, दोनों एक साथ उठाऊंगी। थैंक यू। लोग आज रो रहे हैं, यहाँ के ट्रेडर्स रो रहे हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज रो रहे हैं, यहाँ का यूथ रो रहा है कि जो इनको ख्वाब दिखाए गए थे कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है, आज उनको पता चला 370 सबसे बड़ी सुरक्षा थी उनकी। और उस समय है हम आपस में, क्योंकि बहुत जल्दी इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कोई टाइम भी नहीं दिया, आपस में मॉडलिटीज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन मोहतरम, आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत को लेकर के जब बात हो रही है तो उमर अब्दुल्ला ने यह बात वाज़ेह कर दी कि फिलहाल असेंबली इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन उनके वालिद मोहतरम भी अपने निराले अंदाज में जम्मू में उन लोगों को शायद जवाब देने के लिए जिन्होंने ये कहा था कि गुपकार की जो ये गैंग है, गैंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ये लुटेरों की ये गैंग है, ये आकर के जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बहरकैफ फारूक अब्दुल्ला जब यहां से फारिग हुए गुपकार की मीटिंगों से लेकर के जो जम्मू के अंदर मीटिंगें हो रही थी अलायंस की, उसके बाद वो रघुनाथ मार्केट में नमूदार हो गए गुज़श्ता शाम को, और वहां पर भी नामानिगारों ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि आखिर जो आप लोग बातें करते हैं वो क्या है, कांग्रेस क्या कुछ करेगी। तो उन्होंने यकलख्त कह दिया और हैरत अंगेज तरीके पर कहा कि गुलाम अहमद मीर के साथ उनकी मुलाकात हुई, जो कांग्रेस के यहां पर रियासती सदर हैं, और कांग्रेस भी इस इत्तेहाद में शामिल है, मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। हालांकि बाकी जमातों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था, ये आपको दिखाते हैं। कि यात्रु ज्यादा आए कि हमारी बिजनेस कर सके, ये बिजनेस का घर है, हम चाहते हैं कि ज्यादा मार्केट से इकट्ठे करने आए, हो सकता है उसमें हमारी भी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, उनकी भी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मेरा काम फारूक साहब, बिहार के एग्जिट पोल्स महागठबंधन के फेवर में आए हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल और रियल पोल में फर्क है। जब रियल पोल पूरा हो जाएगा, आप थोड़ा से पीछे मुझे आप पूछे, मैं आपसे बात। फारूक साहब, एक और सवाल है, गुपकार डिक्लेरेशन में कांग्रेस सिग्नेटरी थी लेकिन अब अलग हो गई है, किस तरह देखते? अलग हो गई सर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे गुपकार। सुनिए जी, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी। भाई साहब, आप थोड़ा पीछे और कांग्रेस उसके साथ है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से कैंडिडेट। कब आपने सुना? सर, कल जीए मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। कल अलग बात है जी। आज मीर साहब मुझसे मिलने आए। ओके, वो डीडी मीर साहब ने मुझसे यही कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है। मुझे नहीं समझ कि आपको कहाँ से ये सर जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, सर जम्मू कश्मीर का फ्यूचर किसने सर जिस तरीके के हालात, सर फ्यूचर की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के। जी हां, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ बातें की। और उमर अब्दुल्ला किस प्रकार बोल रहे हैं, उनका कहना है कि असेंबली इंतखाबात जो हैं वो फिलहाल होने मुमकिन नहीं है, 2 साल की मुद्दत लग सकती है। बीडीसी के चुनाव मिल करके सभी लोगों ने साझे तरीके पर शॉर्ट नोटिस पर लड़ने का फैसला किया, ऐसा ना इन्हें लगे कि हम डेमोक्रेटिक रास्तों में यकीन नहीं रखते। उमर अब्दुल्ला का कहना कुछ यूं था। अफसोस की बात है, देखिए ना, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी बात को मानते हैं। हम तो सबको मिलने के लिए तैयार थे, यहां तक कि अगर बीजेपी वाले भी हमें आके मिलते और कहते ना हमें आपका 370 और 35A का नारा कबूल नहीं है, हम उनको भी सुनते। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो हमारे हाँ पे हाँ मिलाएंगे। और भीम सिंह साहब ने भी हमसे हट के बात की, उन्होंने कहा कि हम 35A को नहीं मानते, उन्होंने कहा भी हम 370 में तब्दीली चाहते हैं, तब जाके हम 370 को मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता है भीम सिंह साहब ने कोई ऐसी बात की जिसके बुनियाद पे उसको अपनी पार्टी से इस तरह बेदखल करने की जरूरत थी। लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। कोई 26 के आसपास डेलीगेशन
कल आए थे मिलने के लिए। उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि अगर हमें वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनसे हम मिलें, और काफ़ी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे। तो उन्होंने खुद उस बयान को उसके बाद दुरुस्त किया, और उनकी तंजीम में भी कुछ हद तक उसका असर पड़ा। लेकिन अब हम जो हमारा एजेंडा है गुपकार डिक्लेरेशन का, हमारा डेलीगेशन, हमारा जो एजेंडा है वो सबों का जो यूनिफाइड एजेंडा है, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये अगर मगर में ही तो सारा सिलसिला बिगड़ जाता है। अभी असेंबली इलेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होती तो मैं मानता कि मुमकिन है ये जल्दी इलेक्शन बुला सकते हैं, लेकिन अब तो डिलिमिटेशन कमीशन बुलाई गई है। कोरोना के वजह से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम जमीनी सतह पर शुरू भी नहीं किया। अभी तो इनको इलाकों में आना है, डेलीगेशन से मिलने हैं, रिप्रेजेंटेशन और डिप्टी और ये सजेशंस मांगने हैं, उनको फिर रिपोर्ट में तब्दील करके हुकूमत के सामने पेश करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 साल में यहाँ असेंबली इलेक्शन मुमकिन होंगे। जब होंगे तब ये मुझसे सवाल कीजिए। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जहां हम इस वक्त बात करते हैं कई एक मामलात को लेकर के, वही कुछ बड़े मामलात भी हैं जो हमें नहीं भूलने चाहिए। इस हवाले से आपको यह बात भी बता देते हैं कि इस वक्त जब हम बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, एकजुट जम्मू और दीगर जमातों की बात करते हैं, नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करते हैं और सियासत पर बात करते हैं, तो सियासत के अंदर खेल भी कुछ निराले होते हैं। यहां पर आरएसएस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। आरएसएस वालों का मानना है कि यहां क्यों कर चुनाव लड़े जाएं, और डीडीसी के चुनाव लड़ने का तब तक क्या फायदा है जब तक आप रियासत का दर्जा नहीं देते वापस। उन्होंने बीजेपी पर तीखे वार कर दिए, और इस तरह से आरएसएस का जो नजरिया सामने आया उसमें यह लगता है कि बगैर रियासत के यहां पर बीडीसी के चुनाव करवाना वक्त को भी धोखा देना है और अपने आप को भी धोखा देना है। क्या कुछ आरएसएस वाले कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है, वो जो लगातार यहाँ पर कभी डीडीसी के इलेक्शन होने की बातें की जा रही हैं, कभी यहाँ पर लैंड कानून आ रहा है, डोमिसाइल को लेकर कानून आ रहा है। हमारी सरकार से साफ तौर पर पहले ये मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता को पहले उनका राज्य बहाली का हमें दर्जा बहाल किया जाए, उसके बाद इन कानूनों को और इन चुनावों की प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी जब जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 को हटाया गया था, उस समय हमसे वादा किया गया था कि बहुत जल्द कश्मीर के हालात शांत होते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अब राज्य दर्जा बहाली को लेकर ये तमाम नेता इस समय मौन की स्थिति के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कानून लाने और चुनाव करवाने को लेकर यहाँ पर होड़ मची हुई है, यानी कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है असल मुद्दों से। तो हम सरकार से और जनता से भी ये अपील करते हैं कि तमाम चुनावों का बहिष्कार किया जाए जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य बहाली का दर्जा यहाँ पर हमारा बहाल नहीं किया जाता। इसके साथ ही अब हमें अपने हक लेने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। नाज़रीन किराम, अब उस खबर का रुख करते हैं जो बहुत ही अहम है, और वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से जब हम बात करते हैं तो बात दरअसल आ जाती है कि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, बिल आखिर उन्होंने भी सरमाई दारुल खुलाफा जम्मू का रुख किया, और इस तरह से आज रेड कारपेट बिछाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहां पर इस्तकबाल किया गया, और उन्होंने कई दफातर का भी मायना किया और वहां सलामी भी ली। आपको दिखाते हैं कुछ जलकियां।
नाज़रीन, एक बेहद और दिलचस्प खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमेरिका के इंतखाबात का भला क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता दिनों जब अमेरिका के चुनाव लड़े जा रहे थे तो कश्मीरी इंतहाई तौर पर उसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। और उसमें आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जूं पीछे जाने लगे तो कश्मीरियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगी। ऐसा क्या था कि कश्मीरी इसमें खुश हो रहे थे? जी हां नाज़रीन, इस चीज को बांपते और जांचते हुए हमने कोशिश की कि हम देखें कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। दरअसल बात यह है कि इस वक्त जब हम कमला हैरिस की बात करते हैं या जो बाइडेन की बात करते हैं तो दोनों ने अपने वक्त पर कश्मीर के हवाले से कभी कभी बात की थी, लेकिन बड़ा मुद्दा और मकसद यह आ जाता है कि जब हम खारिजा पॉलिसी की बात करते हैं, जब दो बड़े मुल्कों की और वो भी एटमी मुल्कों की बात करते हैं, जब हम इनकी खारिजा सतह पर दोस्तियों की बात करते हैं, इनके हवाले से ताल्लुकात की बात करते हैं, तो यह डिसाइड करते वक्त मुल्क ये नहीं देखते कि किस एक की जात को टच किया जाए, किसे ना किया जाए। लेकिन यह बात भी यहां पर आया है कि 216 साल की अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा कोई गैर मुल्की और वो भी खातून वहां की नायब सदर बनी हूं और वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर हिंदुस्तान की कोई खातून पहुंचेगी, यह कभी सोचा भी ना था। हालांकि यह हिंदुस्तानी नजाद खातून जो है कमला हैरिस, बताया जाता है कि इनकी वालिदा बहुत पहले यहां पर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इलाज के हवाले से बाहर गई और वहीं पर सेटल हो गई और इस तरह से उनकी एक अमरीकी नजाद जो वहां पर अफ्रीकन शहरी थे उनके साथ शादी हुई और इस तरह से उनकी जिंदगी वहां पर गुजरी। लेकिन वालिद ने मां को तलाक दे दिया और उसके बाद बहुत ही कठिन तर मराहिल से गुजरने के बाद उन्होंने बार बार कई एक इस तरह के हैरत अंगेज वहां पर काम किए कि वो न सिर्फ सियासतदानों की नजर में आ गई बल्कि डेमोक्रेट्स के अंदर उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया बराक ओबामा को जीताने में और उनको न सिर्फ सदर बनाने में बल्कि यह कहें कि अब के बार जो जियो बाइडेन के इलेक्शन हुए इसमें डेमोक्रेट्स की जीत के पीछे कमला का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है कि कमला हैरिस ने न सिर्फ वहां की खवातीन के दिल जीते बल्कि सभी मजाहिब को एक साथ चलाने के पीछे भी वो एक बड़ा फन रखती हैं। उनके गांव तमिलनाडु में जहां उनकी मां रहा करती थी, नाना रहा करते थे, बाकी लोग रहा करते थे, बड़ा जश्न देखने को मिला। कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं कि तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि एक बार वो उनके गांव में जरूर आए। हालांकि माना जाता है कि कमला हैरिस जो है वो कोशिश करेंगी कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज को जो तहफ्फुजात हैं वो दिलवाने के लिए वो काम कर सकें। उनके गांव तमिलनाडु में क्या कुछ हाल रहा, आइए आपको दिखाते हैं। थुलसंद्रापुरम मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस की वालदा का आबाई गांव है, जहां कमला हैरिस की फतह के ऐलान के बाद से वहां जश्न का समा है। 8000 के लगभग की आबादी वाले इस गांव में मिठाइयां तकसीम होने के अलावा आतिशबाजी भी की जा रही है। थुलसंद्रापुरम के रिहायशियों बिलखुसूस खवातीन ने अपने घरों के बाहर रिवायती रंगोली बना के जीत के जश्न में अपना हिस्सा डाला। BBC की परमिला कृष्णन के मुताबिक बच्चे हों या उम्र रसीदा अफराद, बड़ी तादाद में लोग हाथ में कमला हैरिस के बैनर और पोस्टर्स थामे फखर से इलाके में घूम फिर रहे हैं। रिहायशियों का कहना है कि उन्हें फखर है कि अमरीकी मुंतखब नायब सदर का ताल्लुक उनके इलाके से है। मैं अक्षया हूँ तमिलनाडु से और थुलिसंद्रापुरम की मकामी होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि वो अमेरिका की नायब सदर के ओहदे के इंतखाब में जीत गई हैं। वो हमारे माशरे की तमाम खवातीन के लिए हौसला अफजा मिसाल हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर तमिलनाडु के लिए। कमला हैरिस को बहुत मुबारक हो। 120 से ज्यादा रिहायशी यहाँ तक के मकामी सियासतदान पार्टी इख्तलाफात से बालातर होकर मंदिर में जमा हुए और कमला हैरिस के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया। कुछ खवातीन ने याद किया कि कमला हैरिस के दादा ने इस मंदिर की तज़ीन व आराइश के लिए फंड्स दिए थे।
थुलसंद्रापुरम के बासियों की ख्वाहिश है कि नया ओहदा संभालने के बाद कामला हैरिस उनके गांव का दौरा जरूर करें। जी हां, खातून या बेटी किसी भी जगह की हो तो यह कह सकते हैं कि मैके वालों को खुशी तो होती ही है। कामला हैरिस के हवाले से उनके गांव का खुश होना जाहिर सी बात थी और यह उम्मीद की जाती है कि उनके मामू और फूफी दोनों उनकी जो उस वक्त जहां पर वो हलफ बर्दारी होगी उस हलफ बर्दारी की रस्म में शिरकत करने के लिए जरूर जाएंगे। बैरिकेड नाज़रीन किराम, अब आपको चलते चलते ये बात भी बताए देते हैं कि मिसल के अंदर हुए इनकाउंटर में जहां एक फौज के कैप्टन समेत 3 दीगर फोर्सेस एहलकार भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, वहां पर कई मिलिटेंटों के मारे जाने की भी इतला दी है और अभी अभी यह भी खबर आई है कि अभी तक वो मुहासरा जारी है। वहां से काफी ज्यादा असला गोला बारूद भी जो है वो बरामद किया गया है। इस हवाले से बीएसएफ के एक एहलकार की आज यहां पर खराज अकीदत पेश किया गया, बल्कि इस मौके पर बोलते हुए बीएसएफ के एक आला तरीन अफसर ने मीडिया के सामने कुछ यूं बताया। आप सभी जानते हैं कि 7 और 8 तारीख को क्योंकि करीबन 15 दिन से पहले हमारे पास इनपुट था कि कुछ मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी अम्बुश कम पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया को रात को पेट्रोल करती है। तो उस दिन रात को करीबन हमारे 1 बजे के आसपास जब पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी तो उसमें 4 थे सब इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ थे ये हमारे कांस्टेबल सुधीर सरकार और हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला। तो जब ये जा रहे थे उन्होंने रात के अंधेरे में थोड़ा शेडो देखा, इन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज करने पे उधर से फायरिंग आई और इन्होंने रिटेलिएट किया। तो हमारे जो कांस्टेबल सुधीर सरकार थे वो सबसे आगे थे, तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहां पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया, क्योंकि वहाँ गड्ढे वगैरह थे, अंधेरा था। तो बाकी 2 लोग, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों की शैडो देखी थी, उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट है बीएसएफ की उनको अलर्ट किया गया और फिर उन्होंने मॉर्निंग ये उनकी कंटिन्यूस फायरिंग करीबन सुबह 4:30 तक चली। जब थोड़ा दिन निकलने के बाद देखा तो सुधीर सरकार जो है शहीद हो गए थे, उनको काफी गोलियां लगी थी। उसके बाद मॉर्निंग में ये ज्वाइंट ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद वहाँ पे 2 मिलिटेंट और गिराए और इसमें हमारे आर्मी के कैप्टन जो आप सभी जानते हैं आशुतोष कुमार जी और 2 जवान शहीद हो गए। तो अभी क्या हालात है वहाँ पे जो ऑपरेशन अभी चल रहा है? अभी कॉल्ड ऑफ किया गया कि वो चलता रहेगा, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी डाउट है, थोड़ा डिस्टेंस वहाँ ना अनइवन ग्राउंड है, तो पूरा जब तक सैनिटाइज नहीं कर देंगे उस एरिया को वो कंप्लीट करना। किसी को सर जिस इंटेलिजेंस सोर्स के पता लगता है करीबन 250-300 करीब मिलिटेंट हैं, बट इस साल जो है थोड़ा उनका इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। इस बार तक जो हमारी खबर है वो 24-25 ही कर पाए हैं, पिछले साल 135-40 के करीब थे। जो अभी तक हमें समझ आई है उसके हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन थैंक यू। अभी क्या सो व्हाट विल बी द फ्यूचर? नहीं, वी आर ऑलवेज इम्प्रूविंग। जब भी हमें कोई फीडबैक मिलता है तो जो भी कोई कमियां नजर आती है उसको इम्प्रूव करते हैं और ये तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, चलती रहती है। इसमें कोई ये नहीं कि हम 2 महीने काम करते 4 महीने नहीं करते, ऐसा नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। नाज़रीन, यहां हम बार बार प्रोग्राम में बात करते हैं कैजुअल लेबर्स के हवाले से और एक ऐसा इंसानी मामला है जिसको लेकर के आज महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने ही कलम से SRO 520 और उन लोगों की रेगुलराइजेशन के हवाले से और उनके लिए एक मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कानून भी पास किया था, लेकिन बदकिस्मती से सरकार के चले जाने के बाद ये कवानीन दरे के दरे रह गए। लेकिन वहां दूसरी तरफ जहां बीजेपी के आला लीडरान ने कैजुअल लेबर से मिलने से इनकार किया, बीजेपी के खिलाफ नाराबाजी हुई, जितेंद्र रैना के खिलाफ भी नाराबाजी हुई, लेकिन रविंदर रैना कैजुअल लेबर से मिले और उनसे कहा कि इस महीने की 11 तारीख यानी कि परसों वो गवर्नर से उनकी मुलाकात करवाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनके मुतालबात रखेंगे कि उनके मामलात हल हो सके। दिखाते हैं क्या कुछ सूरत हाल रही जम्मू के अंदर कैजुअल लेबर्स और रविंदर रैना की बातचीत के दौरान। अज 20 साल हो गए, ये तो 50 दिन अज दिन 20 साल हो गए ना, और ये सारा मुद्दा तुसें साढ़े कन्नै जाना 5 बंदे अपने सिलेक्ट करी ओड़ो और 11 तरीक उनके कन्नै साड़ी मुलाकात होनी है। टाइम उनके जेडे PR होन जेडे प्रिंसीपल सैकटरी उन्हें सानू देना, मिगी लगता कि दोपहर का टाइम होना, सवेरे का या दोपहर का या सवेरे का जो भी टाइम होया, लेकिन 11 तरीक उन्हें आख्या। मैं आखन लगे 9 या 10 की भी तुम आ सकते हो, मैं क्या मैं नहीं मुड़े भेजी देना,
लेकिन फिर तुसें सारे मेरे इतने साथी कुछ आखे रात के 12 बजे भी आओगे? नहीं आना कोई राती दे नहीं फिर ते इस वास्ते डिपार्टमेंट 28 तुस अपने भाई देखो मेरी गल सुनो ना, सपोज करो ये ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਦੇਣਾ 28 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮੀਨੇ। नाज़रीन, तो इन मौज़ूआत के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाजत, आप जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। आने वाले इंतखाबात और दीगर सियासी मंजरनामे पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ो नासिर।